Hello students, I'm Rashmi Singh and welcome to my YouTube channel Rashmi Singh Classes. Today's topic is the making of the national movement and we are going to discuss the Gandhian phase, the third phase of national movement. First phase moderate, second is extremist phase and this is the third phase, the Gandhian phase. In the previous part we have discussed about the growth of नेशनल फीलिंग, द ग्रोथ ऑफ नेशनल फीलिंग कि नेशनल फीलिंग जो थी डेवलप कैसे हुई और उसमें मैंने आपको बताया था नेशनल फीलिंग डेवलप हुई। अब उनको एक नेता की, एक लीडर की ज़रूरत थी जो उनको एक डायरेक्शन दे सके। नाउ दिस इज़ द टाइम द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी मीन्स महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज अ नेशनल लीडर एट दिस टाइम। Gandhi ji arrived in India in 1915 from South Africa. South Africa से 1915 में महात्मा गांधी भारत आए and his South African campaigns had brought him contacts with various types of Indians, Hindus, Muslims, Parsis, लॉयर्स, वर्कर्स, मर्चेंट्स। मीन्स इन्होंने जो साउथ अफ्रीका में जो कैंपेन्स किए, जो सत्याग्रह की, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों से के साथ उनका कांटेक्ट हो गए थे, कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो गए थे। तो साउथ अफ्रीका में उस समय एक पॉलिसी थी अपार्थाइड पॉलिसी, जिसके अगेंस्ट में इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सत्याग्रह, और उसकी वजह से ही हैड सम कॉन्टैक्ट्स विद गुड इंडियंस लाइक गुड पॉलिटिकल लीडर्स। जो यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स थे उनसे भी गुड कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो गए एंड हिंदूज़, मुस्लिम, पार्सीज, लॉयर्स, इन सब से भी इनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे थे। तो एक लीडर की क्वालिटी एक ये भी होती है कि उसके कॉन्टैक्ट्स सब काफ़ी लोगों से होते हैं, तभी वो बहुत अच्छी अपनी लीडरशिप शो कर सकते हैं। जब गांधी जी इंडिया आए, देन गांधी जी स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, अंडरस्टैंडिंग पीपल, देयर नीड्स एंड ओवरऑल सिचुएशन। गांधी जी के आने के बाद कुछ नहीं किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया टू नो द एक्चुअल कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ इंडियंस, कि यहाँ पे इंडियंस की क्या कंडीशन है उसको उन्होंने समझा। क्लियर? उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, वो सब समझी। हिज अर्लीस्ट इंटरवेंशंस वर इन लोकल मूवमेंट्स। लोकल मूवमेंट्स उन्होंने किए। कहाँ कहाँ किए? चंपारण, दिस इज़ अ प्लेस इन बिहार वेयर पीजेंट्स वो फोर्स टू ग्रो इंडिगो। जहाँ पे चंपारण जो बिहार में है, वहाँ पे पीजेंट्स को प्रेशराइज किया जाता था, कंपेल किया जाता था कि वो इंडिगो ग्रो करें। बट इन 1917 में सिंथेटिक डाई आ गई और उनको ये कहा कि अब ज़रूरत नहीं है। बट द पीजेंट्स डिमांडेड द कंपनसेशन फॉर देयर पीस ऑफ लैंड। जो उनकी ज़मीन थी उसके लिए कंपनसेशन मांगा, क्योंकि इंडिगो की जो रूट्स होती हैं वो लैंड की फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता था। तो उनकी जो लैंड थी वो यूज़लेस हो गई थी इंडिगो ग्रो करने के बाद। तो एज अ कंपनसेशन उन्होंने डिमांड किया ब्रिटिशर से कि हमें कंपनसेशन मिले, और उसको डिनाई कर दिया। तो इसलिए गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह या लोकल मूवमेंट स्टार्ट किया in favor of the peasants of Champaran. And in Kheda also peasants were overburdened by the high land revenues. यहाँ पे जो peasants थे उनके ऊपर land revenues बहुत ज़्यादा high थे। तो इसके अगेंस्ट भी गांधी जी ने लोकल मूवमेंट किया। एंड द थर्ड, अहमदाबाद, मिल वर्कर्स वर गिवन वेरी लो वेजेस। मिल वर्कर बहुत परेशान थे क्योंकि उनके जो डेली वेजेस थे वो बहुत कम थे। तो उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए गांधी जी ने लोकल मूवमेंट्स किए, सत्याग्रह की सक्सेसफुली। क्लियर? एंड ड्यूरिंग दिस कैंपेनिंग्स ही केम इनटू कांटेक्ट विद सरदार पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद। जब यहाँ पे वो लोकल मूवमेंट्स कर रहे थे, इसी समय इनके कॉन्टैक्ट्स हुए सरदार पटेल के साथ और राजेंद्र प्रसाद के साथ। ये दोनों इनको इसी कैंपेनिंग के दौरान मिले।
गांधी जी कंबाइंड पॉलिटिकल एजिटेशन, ये पॉलिटिकल एजिटेशन के साथ साथ ही कंबाइंड सोशल इविल्स ऑल्सो, जो हमारी सोसाइटी में सोशल इविल्स प्रिवेल थे उसके लिए भी उन्होंने कैंपेनिंग स्टार्ट रखी। अनटचेबिलिटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अनटचेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जो शूद्रास वगैरह थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था। अल्कोहलिज्म, जो शराब वराब जब लोग पीते थे, एंड इल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन, इसके अगेंस्ट भी इन्होंने कैंपेन्स किए। नाउ इसी समय द रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया गया गांधी जी के द्वारा। तो क्या था रॉलेट सत्याग्रह? पहले तो दो चीज़ें हैं इसमें, रॉलेट एक्ट पास हुआ एंड सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था? सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए लड़ना या आग्रह करना। एंड व्हाट वाज रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट पास इन 1919 रिस्ट्रिक्टेड द फ्रीडम ऑफ पीपल। उन्होंने जो हमारी एक फंडामेंटल राइट था फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको कर्टेल, उसको कट डाउन कर दिया, ठीक है। एंड दे एम्पावरिंग द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को एम्पावर, इतनी पावर दे दी कि दे कैन अरेस्ट एनी पॉलिटिकल लीडर और उसको जेल में डाल दें फॉर 2 years, 2 साल के लिए उसको जेल में पकड़ के बंद कर सकते थे। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को विदाउट ट्रायल अरेस्ट करेंगे और उसको जेल में डाल देंगे। मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतना पावरफुल कर दिया कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर को पकड़े और उसको बिना मजिस्ट्रेट के आगे पेश किए, विदाउट ट्रायल, कोई मुकदमा नहीं, कुछ नहीं, और उसको 2 साल के लिए जेल में डाल देना। क्लियर? एंड इंडियन लीडर्स अपोज इट, और इंडियन लीडर्स ने इसको बहुत क्रिटिसाइज किया, अपोज किया कि वो हमारे फंडामेंटल राइट को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। एंड इसको बोला गया ब्लैक एक्ट, डेविलिश एक्ट, मीन्स दानवों वाला या बुरा, ऐसा एक्ट बोला गया, टेरेनिकल, अत्याचारी, कि ये एक्ट ऐसा है जो हमारे पर अत्याचार कर रहा है। एंड गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट दिस एक्ट, और गांधी जी ने इसके अगेंस्ट में सत्याग्रह शुरू किया। तो सत्याग्रह क्या है? ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस, सत्य के लिए आग्रह करना नॉन वायलेंस तरीके से, मीन्स तोड़फोड़ कुछ नहीं करना। क्लियर? एंड गांधी जी आस्क्ड टू ऑब्जर्व 6 April 1919 एज अ डे ऑफ नॉन वायलेंस अपोजिशन टू दिस एक्ट। 6 April 1919 को गांधी जी ने ये सत्याग्रह स्टार्ट किया और इसको कहा कि हम नॉन वायलेंस डे करेंगे। किसके फेवर के लिए? जो इन्होंने ये इसके अगेंस्ट, तो नॉट फेवर, अगेंस्ट में रॉलेट एक्ट के, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया। देयर वर नंबर ऑफ हड़ताल्स, डेमोन्स्ट्रेशन इन द कंट्री, और ये पूरे नेशन वाइड हुई, सारी जगह हड़ताल, स्ट्राइक, ये सब शुरू हो गया, धरना। ये अब स्ट्राइक आप सोच रहे होंगे तोड़फोड़ स्ट्राइक नहीं, जैसे फैक्ट्री में काम नहीं करना और बाहर जाके बैठ जाना, नारेबाजी करना बोल रहे थे, बट कोई हिंसक काम नहीं कर रहे थे कि तोड़ा फोड़ी हो रही हो, वो सब शुरू हो गया। बट द गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल मेजर्स टू सप्रेस देम, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रूटल मेजर्स यूज़ किए इसको सप्रेस करने के लिए। जो पीसफुल मैनर में ये जो काम हो रहे थे, आपके डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल और स्ट्राइक, इसको गवर्नमेंट ने ब्रूटल मेजर से सप्रेस करने की कोशिश की। और इंडियंस ऑल्सो रिटेलिएट, और इंडियंस ने भी रिटेलिएट किया, वो उन्होंने भी उसी तरह जवाब दिया, क्योंकि हमारे इंडियंस पूरी तरह से नॉन वायलेंस के लिए उस समय तक तैयार नहीं थे कि वो नॉन वायलेंस ऑब्जर्व करें। जब उनके ऊपर अटैक हुआ तो काउंटर अटैक भी हुआ, इंडियंस ने उनके ऊपर अटैक किया, ठीक है। और यहाँ पे जब सिचुएशन बिगड़ गई तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक मार्शल लॉ, कर्फ्यू वाली स्थिति इम्प्लीमेंट कर दी, इम्पोज कर दी मार्शल लॉ। मीन्स वहाँ पे उन्होंने कहा कोई भी ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, 2 या 3 जने मतलब बात कर सकते हैं कुछ है, मीन्स कोई ग्रुप में काम नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया आपको। और इसी के साथ एक जलियांवाला बाग मैसाक्री, नाम भी सुना होगा आपने। इन अमृतसर 2 प्रोमिनेंट लीडर्स वर अरेस्टेड। तो रॉलेट एक्ट में मैंने आपको क्या बताया था
किसी भी पॉलिटिकल लीडर को वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट, कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, एंड विदाउट ट्रायल, इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 years। और 2 जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया। कौन कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन कितलियो। तो इनके प्रोटेस्ट में भी वहाँ पे जनता ने नॉन वायलेंस मेथड से ही प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। एंड अनअवेयर ऑफ बैन, यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया था लेकिन जनता को पता नहीं था। और एक पीसफुल मीटिंग हो रही थी अमृतसर में जलियांवाला बाग में। लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, अनआर्म्ड थे, उनके पास कोई हथियार नहीं था। पीसफुल मीटिंग हो रही थी। और किस दिन हो रही थी? बैसाखी वाले दिन। वहाँ पे बैसाखी का दिन था 13 अप्रैल 1919। क्लियर? एंड द मिलिट्री कमांडर जनरल डायर, एक मिलिट्री कमांडर जनरल डायर, ही केम एंड ही क्लोज द नैरो एग्जिट ऑफ द पार्क। जो उसकी नैरो एग्जिट थी एक, उसको क्लोज कर दिया। एंड ऑर्डर टू इनडिस्क्रिमिनेट फायर ऑन अनआर्म्ड क्राउड। और उन्होंने अपनी जो उनके साथ जो सोल्जर्स आए थे, जो आर्मी थी, उनको कहा कि यहाँ पे गोलियाँ आप चलाना शुरू कर दीजिए। मीन्स द मिलिट्री कमांडर जनरल डायर ऑर्डर टू ओपन फायर एट अ लार्ज अनआर्म्ड क्राउड एंड दिस स्टंट द नेशन। इससे बहुत सारे लोग वहाँ पे मरे और घायल हो गए और हमारा पूरा देश जो था स्तब्ध हो गया था। हमें समझ में नहीं आया कि क्या एकदम से क्या हुआ, इतने सारे लोग मर गए। रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट। रविंद्रनाथ टैगोर को एक ऑनर दिया गया था, तो उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया। नाइटहुड एक ऑनर दिया गया था, रिवॉर्ड, उसको उन्होंने रिटर्न कर दिया गुस्से में। और जिनको जो जो भी दिए थे वो सब, जैसे गांधी जी को भी एक मिला था, और सब ने गुस्से में वो सारे के सारे रिवॉर्ड जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस कर दिए। तो इसकी वजह से यहाँ की जो स्थिति थी काबू में नहीं रही, क्योंकि गांधी जी ने लेकिन उसके बाद उस समय तो उसको कॉल ऑफ कर दिया मीटिंग को, क्योंकि उनको लगा कि ये तो दोनों तरफ से तोड़फोड़ हो रही है, तो अभी ये हम जारी नहीं रख सकते, क्योंकि ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, वो नॉन वायलेंस में विश्वास करते थे। क्लियर? इतना समझ में आया बेटा? और इसके साथ साथ ही 1919 में एक खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुआ। खिलाफत मूवमेंट क्या था वो हम आगे पढ़ेंगे, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ बेटा इसके बारे में आपको बताती हूँ, जो जलियांवाला बाग मैसेकर की है, उसमें जिस आदमी की डेथ हुई थी उसका एक बेटा था जो उधम सिंह के नाम से जाना जाता है, और उस समय वो 20 इयर्स का था। और आफ्टर 21 इयर्स उसने वेट किया रिवेंज लेने के लिए अपने फादर का, अपने देश के प्रति जो इतने लोग मरे हैं। ठीक है? और इस बीच वो किसका मेंबर बन गया? गदर पार्टी। मैंने आपको पहले भी बताया था, रिवॉल्यूशनरीज ने गदर पार्टी इस्टेब्लिश की थी यूएस में और कनाडा में, उसका मेंबर बन गया। और आफ्टर 21 इयर्स जब ये लंदन में गए और एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस कर रहे थे जनरल डायर, और वहाँ जाके सामने गोली से उनको उड़ा दिया। और बाद में उधम सिंह को भी फांसी हो गई, लेकिन उन्होंने अपने देश के प्रति एक ये कह दीजिए कि बदला लिया, और अपने फादर का भी जनरल डायर के साथ। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। और खिलाफत मूवमेंट अब हम और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। समझ में आ गया है बेटा? देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।